हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग स्थापत्य कला में देखेंगे किस तरह से वहाँ पे मंदिरों का निर्माण होता था या फिर किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है मध्य प्रदेश में छतरपुर ज़िले में स्थित है खजुराहो का मंदिर। ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था और ये स्थापत्य कला का काफ़ी उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं और इनका जो निर्माण है वो इसका जो टाइमलाइन माना जाता है वो लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच का माना जाता है। यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है और काफ़ी अच्छा एक्सेलेंट एक आर्किटेक्चर में भी है इसका। इन मंदिरों का निर्माण माना जाता है कि विद्याधर के द्वारा करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। इसके साथ ही एक और राजा हैं, राजा धंग का नाम आता है कि राजा धंग के काल में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और माना जाता है कि उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो विद्याधर भी याद करिए और राजा धंग भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चंदेलों का समय है ये। चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख माना जाता है और ये मंदिर जो है बहुत सारे धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त यानी कि शक्ति का भी यहाँ पे मंदिर पाया जाता है और जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। विष्णु है, शिव है, शक्ति है और जैन धर्म है। यहाँ पे मातंगेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके साथ ही कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये भी शिव को ही समर्पित है। इन मंदिरों का निर्माण जो है ये नागर शैली में हुआ है। ठीक है, तो नागर शैली में इनका निर्माण हुआ है। कुछ मंदिर जो हैं ये पंचायतन शैली में भी हुए हैं। यहाँ पे जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध है। अन्य मंदिरों का नाम जो है वो भी देख सकते हैं हम लोग। 64 योगिनी मंदिर है, शक्ति को समर्पित है। ब्रह्मा मंदिर है, यहाँ पे एक दूल्हा देव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है और जिननाथ का मंदिर है जो कि जैन को समर्पित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी ये शामिल है। कुछ और भी साइट्स हैं जो मध्य प्रदेश की शामिल है, जैसे कि खजुराहो का मंदिर हो गया और इसके साथ साथ भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। ठीक है, ये एमपी से ये सारी चीज़ें जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा मंदिर है एंशिएंट हिस्ट्री का, यह है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ललितपुर ज़िले के आसपास स्थित है ये और ये गुप्तकालीन मंदिर है। गुप्तकालीन गुफाओं की बात की जाए तो गुफा में चित्रण यानी कि पेंटिंग्स आदि भी प्राप्त होती हैं और इसके दो उदाहरण हैं। पेंटिंग्स के दो उदाहरण हैं, एक है अजंता की गुफा, दूसरा है बाघ की गुफाएं। ठीक, ये सभी गुप्तकालीन चित्रण पाया गया है गुफाओं में। ठीक है, इनमें जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित उनके जीवन से संबंधित चित्रण किए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा मंदिर है यह है चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। इनके सामंत जो हैं विमल शाह, इनके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि संगमरमर पत्थर से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है तो सोलंकी यानी कि चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह, इनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है। ये जैन धर्म के लोगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं जो हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया है। इसमें कुल 7 गुफाएं मानी जाती हैं जिनमें से 5 गुफा मंदिर जो है ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित यानी कि मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां जो हैं वो पाई गई हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर जो कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। साथ ही इसमें 2 बौद्ध गुफाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो गुफाएं हैं इनका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा पाई जाती है। ठीक है, तो त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों में पाई जाती है। एलोरा कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
ठीक है, सॉरी, एलिफेंटा में पाई जाती है। यहाँ पे एलिफेंटा की बात हो रही थी, अभी हम लोग एलिफेंटा की बात कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा एलोरा। तो एलोरा जो है ये भी एक तरह का गुफा मंदिर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक, अभी इसमें नंबरिंग है, कुछ हम लोग देखते हैं। 1 से 12 तक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित गुफा है, और 30 से 34 तक जैन से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, ये एलोरा की गुफाएं हैं जो कि औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये काफ़ी अच्छा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है और द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। ठीक है, तो द्रविड़ शैली में बनवाया गया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। यहाँ पे कृष्ण फर्स्ट जो है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नासिक, एलोरा, अजंता, ये तीनों माना जाता है और तीनों ही जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक की जो गुफाएं हैं इनको पांडव लेनी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट शासकों की बात की जाए तो ज़्यादातर ये लोग हिंदू धर्म के हुआ करते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, पर बौद्ध धर्म का भी संरक्षण करते थे। ठीक है, जैसे कि माना जाए तो अमोघ वर्ष नामक जो राष्ट्रकूट शासक हैं ये जैन धर्म धारण कर लेते हैं। इनके जो गुरु थे इनका नाम था जिनसेन और इन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैन धर्म धारण कर लेते हैं और साथ ही जैन धर्म का संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट मंदिर है ये है पुरी में स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य देव का मंदिर। ठीक है, जो कि नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोणार्क का जो सूर्य देव मंदिर है यहाँ पे चारों ओर से पत्थर के तराशे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सूर्य की गति देखकर समय बताया जाता था, और यहाँ पे ये जो पहिए बनाए गए हैं और इनका जिस तरह से आकृति इसमें बनाई गई है उसमें हर पहर का समय बताया जाता था। ठीक है, कि इस समय सूर्य की दिशा देख के बताया जाता है कि क्या समय हो रहा है। उसके बाद अगर ये तो दिन की बात है जब सूर्य दिखाई दे रहे हैं, बाद में अगर रात हो जाती थी तो ये लोग चंद्रमा के हिसाब से भी समय देखा करते थे। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है आर्किटेक्चर का, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कोणार्क का सूर्यदेव का मंदिर। इसको ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जाता है, काला पगोडा नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि मंदिर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है, थोड़ा ब्लैकिश दिखता है ये, और इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था 1984 में। नेक्स्ट आता है लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। ये नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, तो नागर शैली का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। कुछ और नागर शैली के मंदिर हैं जैसे जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, साथ ही मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट मंदिर है अंगोरवाट का मंदिर समूह जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है ये मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे ये माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसको बनवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ये विष्णु को समर्पित ये मंदिर है और द्रविड़ शैली में बनवाया गया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोबुदूर का प्रख्यात जो स्तूप है, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे स्थित है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट अगर पांड्य शासन की बात की जाए तो इनका जो शासनकाल है इसमें द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस काल के जो मंदिर थे यानी कि पांड्य काल के जो मंदिर थे ये छोटे हुआ करते थे और प्रांगण जो है वो चारों ओर से ढका हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें एक प्रवेश द्वार हुआ करता था जिसको गोपुरम कहा जाता था, जिसको काफ़ी अलंकृत बनाया जाता था। मामल्य शैली का जो मंदिर है इसका विकास नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। महामल्य कहा जाता है इनको, और इनके शासनकाल में मामल्य शैली के मंदिरों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक आते थे, एक तो मंडप बनाया जाता था और एकाश्म पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, तो इस एकाश्म पत्थर को रथ का नाम दिया जाता था। पल्लव कला की अगर बात की जाए तो पल्लव कला के जो राजा थे इनको राज सिंह शैली कहा जाता है, और यहाँ पे महाबलीपुरम से प्राप्त जो 3 मंदिर हैं जिसमें आता है शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर, ये सभी जो हैं ये इस शैली के एग्जाम्पल हैं।
महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इनका निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर जो है ये एकाश्म पत्थर से बना है, मतलब एक ही पत्थर से पूरा मंदिर जो है वो तराशा गया है। ठीक है, तो ये जो रथ मंदिर बनाया गया है ये मामल्ल शैली से बनाया गया है मंदिर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जो धर्मराज हैं इनका जो रथ है वो सबसे बड़ा माना जाता है और जो द्रौपदी का रथ सबसे छोटा माना जाता है। श्रीनिवासन नल्लूर में एक कोरंगनाथ मंदिर है जो कि चोल शासक के द्वारा बनाया गया, परांतक प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, कोरंगनाथ मंदिर। इसके साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है एक तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण जो है राज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। इसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद राज के पुत्र आते हैं राजेंद्र चोल। अभी ये सभी जो हैं पांड्य चोल, ये इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बस स्थापत्य शैली डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया एक मंदिर था जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी चोल, चालुक्य और पल्लव के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उसमें सबसे पहला जो आता है ये पल्लव वंश आता है। पल्लव वंश, इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था सिंह विष्णु, अवनी सिंह के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो कांची हुआ करता था। भारवी का कीरत जुनियम, मतलब भारवी ने एक किताब लिखी है कीरत जुनियम। ये जो लेखक थे ये सिंह विष्णु के दरबार में ही थे, उन्हीं के दरबारी हुआ करते थे। मत विलास प्रहसन जो है ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है, इम्पॉर्टेंट है, एक तरह की कॉमिक बुक मानी जाती है इसको। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया, जो कि जैन धर्म मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। बाद में ये शैव धर्म के अनुयायी हो गए थे जब ये तमिल संत अप्पर से मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक अलवार संत हुआ करते थे अप्पर नाम के, इनके सानिध्य में आके इन्होंने शैव धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो 7 रथों वाला मंदिर बनवाया गया था महाबलीपुरम में, एकाश्म मंदिर, जिसका निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने टाइटल लिया था वातापी कोंड का और महामल्ल का। ठीक है, अभी ये जो वातापी कोंड आ रहा है ये क्यों इन्होंने टाइटल लिया है ये हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, तो किसने टाइटल लिया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया है, वातापी कोंड का टाइटल लिया है और महामल्ल का टाइटल लिया है। इन्हीं के समय में हुएन सांग जो थे ये कांची आते हैं और कांची के बारे में विवरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो कि शैव धर्म को मानते थे। मामल्लपुरम में इन्होंने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल लिए थे जिसका नाम है लोकादित्य, एकमल और विद्या विनीत भी कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ये एक तरह से विद्या प्रेमी थे और इनको विद्या विनीत भी कहा जाता है परमेश्वर वर्मन प्रथम को। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है नरसिंह वर्मन टू, इनके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था, इम्पॉर्टेंट है ये। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन टू ने। और इन्हीं के समय में डंडी जो थे वो दरबारी हुआ करते थे जिन्होंने दश कुमार चरित नामक किताब लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय, जिन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। और इनके समय में जो अलवार संत थे तिरुमंगई, ये काफ़ी फेमस हुआ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में भी हमने देखा। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सभी जो डेटा है ये काफ़ी कंफ्यूज करता है कि पल्लव वंश, फिर चोल वंश, चालुक्य वंश, ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, अक्सर हमने इसको कई बार पढ़ा है बट रिविज़न की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो आपको एक सिंपल सॉल्यूशन यही है कि
कि आपको घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमेशा ही इसको क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ना चाहिए। इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि आप शॉर्ट नोट्स जैसा बना सकते हैं, बट हमेशा नोट्स रिवाइज करके ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, कंफ्यूज करते हैं टॉपिक्स, क्योंकि टाइटल जो है वो एक जैसे हैं, या फिर कुछ किताबों के नाम या फिर कुछ लोगों के नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो ये कंफ्यूज करता है। इसलिए आप लोग घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस हमें उतना ही पढ़ना है, ठीक है, उससे ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पल्लव वंश हमने पढ़ा, फाउंडर हमने देखा सिंह विष्णु है, कैपिटल कांची है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हमने देखा, जैसे कि महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिम्हा वर्मन टू, नंदी वर्मन, इन सभी के बारे में हमने डेटा पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चोल वंश, ठीक है। तो पल्लवों के पतन के बाद चोल वंश जो था वो स्थापित होता है। इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है विजयालय, और इसके जो कैपिटल जो है पहले उरेयूर हुआ करती थी, उसके बाद तंजौर हुआ करती थी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट जो है वो तंजौर है, तंजौर ही माना जाता है चोल वंश की कैपिटल। बाद में कुछ और राजा आते हैं जो इसका नाम इसके कैपिटल बदलते हैं, गंगई कोंड चोलपुरम कर देते हैं, बाद में कांची भी शिफ्ट होती है। बट आपको याद रखना है कि ये सभी जो कैपिटल्स हैं ये चोल वंश की ही राजधानी हुआ करती थी। इसमें जो तंजौर है ये एक तरह से निर्मित नगर बनाया गया था, एक मैन मेड नगर बनाया गया था, और इसके जो वास्तुकार थे इनका नाम है राज पेरुथच्चन, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट नाम है, वास्तुकार हुआ करते थे, और इन्होंने तंजौर शहर को बसाया था। इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं आदित्य प्रथम, जिन्होंने पल्लवों पे विजय प्राप्त की थी और टाइटल लिया था कोदंडराम। नेक्स्ट आते हैं परांतक प्रथम, इन्होंने तक्कोलर के युद्ध में पार्ट किया था और राष्ट्रकूट कृष्ण 3 से पराजित हो गए थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के राजा थे कृष्ण 3, इनसे ये पराजित हो गए थे। परांतक प्रथम तक्कोलम के युद्ध में इन्होंने पार्ट लिया था। इसके बाद आते हैं राज प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी, और तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट रूलर है राज प्रथम। नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने गंगई कोंड चोल का टाइटल लिया था और एक नगर बसाया था जिसको गंगई कोंड चोलपुरम कहा जाता है। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो साउथ इंडियन रूलर्स थे वो गंगा नदी ज़्यादातर पार नहीं करते थे, इन्होंने पार किया था, और इन्होंने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था। जब इन्होंने गंगा नदी को पार किया और बंगाल के शासक को पराजित किया, महिपाल नामक व्यक्ति को, तब इन्होंने ये टाइटल लिया था गंगई कोंड चोल का, ठीक है। और इन्होंने नगर बसाया था गंगई कोंड चोलपुरम। इसके साथ ही इन्होंने एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था चोल गंगम नाम का, ठीक है। तो ये जो है राजेंद्र प्रथम इनका नाम है, इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं पंपा, पोन्ना और रन, ठीक है। ये सभी जो हैं ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तमिल साहित्य के 3 त्रिरत्न हैं, जिनका नाम है कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी। ये सभी जो हैं ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इन त्रिरत्न से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। चोलकालीन जो है नटराज की प्रतिमा, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। यहाँ पे नटराज की मूर्ति जो है यानी कि डांसिंग शिवा आइडल जो है ये पाई जाती है, चोलकालीन मूर्ति है ये। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट पढ़ने से पहले चालुक्य पढ़ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रकूटों का जो एक तरह से स्टार्टिंग है वो चालुक्यों के बाद ही होती है। चालुक्य वंश हम लोग 2 तरह का चालुक्य वंश पढ़ेंगे, एक कल्याणी के चालुक्य और दूसरे हैं वातापी के चालुक्य। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कल्याणी के चालुक्य थे इनका कैपिटल मान्यखेत हुआ करता था, बाद में कल्याणी शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो इनके फाउंडर हैं तेलव द्वितीय, इनकी कैपिटल मान्यखेत हुआ करती थी। बाद में सोमेश्वर प्रथम जो है इन्होंने राजधानी कल्याणी शिफ्ट कर दी थी। विल्हड़ नामक एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखा गया था विक्रमांक देव चरित, और विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था मिताक्षरा।
ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग बता सकते हैं विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है और कल्याणी के चालुक्य के समय पे लिखा गया है। नेक्स्ट आता है बादामी या फिर वातापी, वातापी के चालुक्य। इसमें जो संस्थापक हैं इनका नाम है पुलकेशिन प्रथम और कैपिटल वातापी हुआ करती थी, ठीक है, वातापी हुआ करती थी। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर हैं उनका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है, ऐहोल अभिलेख से ऐसा पता चलता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन हुआ करते थे जिनको इन्होंने पराजित किया था। ऐहोल अभिलेख से ऐसा पता चलता है और ऐहोल अभिलेख के जो लेखक हैं उनका नाम है रवि कीर्ति। इस हर्षवर्धन को हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया था परमेश्वर का, इम्पॉर्टेंट है ये। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिम्हवर्मन ने हराया था, ठीक है, पल्लव वंश के थे ये, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नरसिम्हवर्मन प्रथम ने इनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय को और उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था वातापी कोंड का, ठीक है, क्योंकि वातापी के चालुक्य हुआ करते थे ये लोग, तो इनको हराने के बाद वातापी कोंड का टाइटल लिया था। वातापी कोंड जो है, जब इनका पतन हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो है वो इनके बाद में आते हैं। राष्ट्रकूट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट जो हैं, इनके जो संस्थापक हैं, इस वंश के संस्थापक हैं, उनका नाम है दंती दुर्ग और इनकी कैपिटल जो है ये मान्यखेत हुआ करती थी। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कृष्ण प्रथम नामक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं, 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया भी था, और 30 से 34 जो है ये जैन गुफाएं हैं। एक और इम्पॉर्टेंट शासक हैं इसमें जिनका नाम है अमोघवर्ष, जो कि जैन धर्म को माना करते थे और इन्होंने कविराज धर्म नामक जो किताब है इसको लिखा है, कन्नड़ में लिखा गया है। तुंगभद्र नदी पर इन्होंने समाधि ले ली थी, ठीक है। जैन धर्म को ये लोग, ये अमोघवर्ष जो है ये माना करते थे, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी आपको हैंड रिटन बताया उसी का PDF फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। नरसिम्हवर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक हैं, इन्होंने महामल्ल की उपाधि ली थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है, इन्होंने टाइटल लिया था लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उगदंड और गुड़भाजन, ठीक है। इनमें से ये सभी उपाधियां जो है इंपॉर्टेंट जो है वही पढ़ना है, सब बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, जिन्होंने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो कॉमिक नॉवल मानी जाती है ये, इस तरह की चीज़ें जो है इन्होंने लिखी थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य राजाओं का विवरण जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे तक्कोलम का जो युद्ध हुआ था, इस कृष्ण 3 जो शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण तृतीय, इन्होंने चोलों को परास्त कर दिया था और तंजौर पे अधिकार कर दिया था, ठीक है। तो चोलों को परास्त करने के बाद यहाँ पे तंजौर पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद इन्होंने टाइटल भी लिया था, तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी जो थी वो तंजौर हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ जो कैपिटल से संबंधित जो डाउट थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। पहले इनकी राजधानी उरेयूर हुआ करती थी संगम काल में, उसके बाद इनकी राजधानी जो थी वो तंजौर हुआ करती थी और गंगईकोंड चोलपुरम भी हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी ये सीक्वेंस हमने समझा है, ठीक है, कि एक राजा आते हैं जो कि गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाते हैं और उसको अपनी कैपिटल बना लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राजराज प्रथम, जो कि एक चोल राजा हुआ करते थे और इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, इन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया पे अपने कब्जा कर लिया था, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया था। श्रीलंका को सिंघल कहा जाता था और यहाँ पे इन्होंने उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में ही मिला लिया था, ठीक है। तो इनकी जो नेवी हुआ करती थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, नेवी अच्छी हुआ करती थी, इसीलिए ये एक रीजन से समुद्र को पार करके श्रीलंका के स्थान पर भी चले जाते थे और साथ ही
दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो रीजन है, इंडोनेशिया वगैरह, इन सभी रीजन पे भी अपना आक्रमण करते थे और कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो इन्होंने श्रीलंका के अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था और इसका नाम जो था जगन्नाथ मंगलम नामक राजधानी इसको बना दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी को चोल झील माना करते थे। ठीक है, कौन माना करते थे? राजेंद्र प्रथम माना करते थे। इनके जो पिता थे जिनका नाम था राज प्रथम, इन्होंने कुछ पार्ट श्रीलंका का जीता था, परंतु जो राजेंद्र प्रथम हैं इन्होंने पूरा ही श्रीलंका जीत लिया था। और साथ ही जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, सिंघल के राजा महेंद्र पंचम, इनको बंदी बनाकर चोल राज्य में लेके आए थे। इसके साथ ही इन्होंने पाल शासक महिपाल पर आक्रमण किया था। बंगाल के राजा हुआ करते थे और इनका जो उद्देश्य था, ये चाहते थे कि गंगा नदी जो है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत में बहती है, उसका जो जल है वो साउथ इंडिया में भी प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने एक टाइटल भी लिया था गंगई कोंड का, ये उपाधि इन्होंने धारण की और नगर बसाया जिसको गंगई कोंड चोलपुरम कहा जाता है। बाद में इसमें अपनी इन्होंने राजधानी भी स्थापित कर दी थी। साथ ही सिंचाई के लिए इन्होंने चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब की भी निर्माण करवाया था। कुलोतुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा जो थे वो विजय बाहु हुआ करते थे और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चोल साम्राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रशासन की सुविधा के लिए इसको 6 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रांत का अर्थ होता है मंडलम। प्रांत का जो विभाजन है वो कोट्टम या फिर वलनाडु में किया गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा मंडलम हुआ करता था, उसके नीचे आता है कोट्टम या फिर वलनाडु, और प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु हुआ करते थे। नाडु जो है वो जिले को कहा जाता है, तो प्रत्येक कोट्टम में नाडु हुआ करते थे। नेक्स्ट जो हुआ करता था ये नाडु हुआ करता था, जो कि एक जिले को कहा जाता था। इसके साथ ही जो ग्राम का संघ हुआ करता था इसको कुर्रम कहा जाता था। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। ठीक है, तो यूनानी लेखक जो हैं हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता माना जाता है। इनकी जो किताब है हिस्टोरिका, इसमें बहुत सारी प्रमुख बातें जो हैं वो पता चलती हैं हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना जो है विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। इसमें मौर्य इतिहास के बारे में और मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे CM यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ ही अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब थी। नेक्स्ट है वराहमिहिर, जो कि खगोल शास्त्री हुआ करते थे। इन्होंने भी कुछ प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि बृहजातक, पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, ये सभी जो हैं ये वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगर ब्रह्मगुप्त की बात की जाए तो ये गणितज्ञ हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे। इन्होंने ब्रह्मस्फूर्त सिद्धांत की रचना की है। आर्यभट्ट जो थे ये भी एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुआ करते थे और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है इसका नाम है आर्यभट्टीय, जिसमें सूर्य को स्थिर और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, ऐसी कुछ बातें जो है ये लिखी गई हैं। इसके साथ ही बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा, इंपॉर्टेंट है नागसेन के द्वारा मिलिंद पाहनो लिखा गया है, जो कि नागसेन और हिंद यवन शासक मिनंदर के बीच के एक वार्तालाप है, जिसमें ये लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मिलिंद पाहनो किसके द्वारा लिखा गया? नागसेन के द्वारा लिखा गया। कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, जैसे कि मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी इन्हीं की रचना है। इसके साथ ही कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास के बारे में हमें कल्हड़ के राज तरंगिणी से पता चलता है। राज तरंगिणी की जो रचना है कल्हड़ के द्वारा राजा जय सिंह के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, इनका टाइमलाइन जो है वो दिया हुआ है। राजा जय सिंह जो थे उस समय कश्मीर के शासक हुआ करते थे। इसके साथ ही कश्मीर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम है जैनुल आबदीन। इनके द्वारा संरक्षित 2 विद्वान जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी के आगे का विस्तार किया था। इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट है अश्वघोष, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के राज कवि हुआ करते थे। इन्होंने भी 3 प्रमुख रचनाएं की हैं, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और सारीपुत्र।
प्रकरण किसके द्वारा की गई है? अश्वघोष के द्वारा की गई है, जो कि कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि हुआ करते थे। इसमें 2 महाकाव्य हैं, बुद्धचरित और सौंदर्यानंद, और साथ ही एक नाटक है, सारीपुत्र प्रकरण। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के द्वारा भी 3 नाटक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गीत गोविंद। इसके जो रचयिता हैं जयदेव, ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सेन शासक हैं लक्ष्मण सेन, और इन्हीं के द्वारा आश्रित एक महाकवि हुआ करते थे जयदेव। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, तो गीत गोविंद जो है एक तरह का गीत के द्वारा लिखा हुआ काव्य है, और इसकी रचना जो है जयदेव के द्वारा की गई है। इसके साथ ही पंचतंत्र जो पुस्तक लिखी गई है, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। मुगल काल में भी पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था आयर दानिश नाम से अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 12वीं शताब्दी में भास्कर के द्वारा, जिनको भास्कराचार्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा बीज गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। इन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। इसके साथ ही लीलावती, बीजगणित, गृहगणित और गोलाध्याय, ये सभी जो है इसी में शामिल है। तो सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मिताक्षरा, जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था हेनरी टॉमस के द्वारा। नेक्स्ट है मतविलास प्रहसन, जो कि महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक पल्लव शासक हुआ करते थे, महेंद्र वर्मन, इन्होंने लिखा है, और ये परिहास नाटक है। दंडी के द्वारा लिखा गया दश कुमार चरित्र और काव्य दर्श। मनुस्मृति की रचना जो है ये मनु के द्वारा की गई है। शूद्रक ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है जिसको मृच्छकटिकम नाम से जाना जाता है। कुछ और भी प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि सूरदास के द्वारा सूरसागर लिखा गया है, सूरसारा सरावली लिखा गया है, साहित्य लहरी लिखा गया है, ये सभी सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। राजशेखर के द्वारा लिखा गया है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, साथ ही विद्याशाल भंजिका। यहाँ पे खत्म होता है हम लोगों का आज का टॉपिक। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे संगम युग के बारे में, और साथ ही कुछ और भी लास्ट लेक्चर होने वाला है आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का। तो जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी बचा हुआ है वो हम लोग कल देखेंगे संगम युग के साथ ही। ठीक है, आज के लेक्चर में बस आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूज करते हैं, पल्लव, चोल, चेर, ये सभी जो डायनेस्टीज़ हैं ये थोड़ी कंफ्यूज करती हैं। तो आपको करना ये है कि आप लोगों को घटना चक्र के क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करने हैं। जो भी डाउट्स होता है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसके माध्यम से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो है वो कंफ्यूज नहीं करेगी। आपको एटलीस्ट क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होना है। बाकी आप लोगों को कोई पीएचडी तो करनी नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी पीएचडी करने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो आप लोग प्लीज़ एक्स्ट्रा ज्ञान मत लीजिए कहीं से भी, बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबको कन्फ्यूज़ करता है, मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पोर्शन जो है ये कन्फ्यूज़ करता है। इसलिए आप कोई अकेले नहीं हैं जिनको ये परेशान कर रहा है, सबको ही ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। करना आपको ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन के माध्यम से एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मतविलास प्रहसन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? अभी तुरंत ही मैंने बताया है, मतविलास प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या हुआ करती थी, साथ ही इसके फाउंडर कौन है। राष्ट्रकूट की कैपिटल और फाउंडर आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है दंडी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, और साथ ही राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ये सभी आप आंसर्स जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ज़रूर से सॉल्व करिएगा, और साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लास्ट टॉपिक। लास्ट आप लोगों का
लेक्चर होने वाला है एंशियंट हिस्ट्री पे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी आप लोगों का टॉपिक है, 108 दिन की सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट जो भी आप लोगों का टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।